एलियास टर्नर हमेशा लोगों की बजाय नक्शों पर ज्यादा भरोसा करता था। एक नक्शा नवीस के तौर पर वो अच्छी तरह जानता था कि जमीन कभी कभार धोखा दे सकती है, दलदल को सरसब्ज चरागाह के तौर पर छुपा सकती है, अकोर के पीछे चट्टानें छुपा सकती है, लेकिन कम अज कम जमीन की कोई नियत नहीं होती। लोग तो हमेशा कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश में रहते हैं। जब खत आया तो उसकी स्याही इतनी मध्यम थी कि जैसे वो मिट रहा हो। एलियास ने तकरीबन उसे फेंकने का सोचा। ब्लैक थोरन पहाड़ी का नक्शा मत बना, ये जगह नहीं चाहती कि इसकी खोज की जाए। खत के आखिर में कोई दस्तखत नहीं थे, सिर्फ एक हाथ का धुंधला सा निशान था जिसकी उंगलियां अजीब सी लंबी और पुतली लग रही थीं। एलियास को चाहिए था कि वो इसे जला दे, मगर उसकी जगह तजस्सुस ने इसकी तवज्जो हासिल कर ली और हफ्ते के आखिर तक उसने अपना सामान बांध लिया और जूते भी बांध लिए। ब्लैक थोरन हल किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं था। एक घना जंगल इसके गिर्द था, जहां पुराने दरख्त उस तरह झुके हुए थे जैसे आपस में कोई राज बांट रहे हों। जब इसने ईशबरी गांव में रास्ता पूछा तो लोग बात करने में हिचकिचाते रहे। वहां मत जाना, सरायदार की बीवी ने सरगोशी की और सलीब का निशान बनाया। ये पहाड़ी जो कुछ ले लेती है वापस नहीं करती। फिर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें धुंधला गई थीं, बात करने के लिए तैयार हुआ। उसने कांपते हाथों से एलियास को एक टूटा हुआ कंपास दिया। यहां ऊपर ये शुमाल की तरफ इशारा नहीं करेगा, वो बुड़बुड़ाया, लेकिन शायद ये तुम्हें वापस नीचे ले जाए। एलियास ने शाइस्तगी से मुस्कुराकर सुबह सवेरे रवाना हो गया। चंद मिनटों के अंदर ही जंगल ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। शाखें ऊपर झुककर सूरज की रोशनी को छुपाती थीं। इसका कंपास बेतरतीब घूम रहा था, जैसे कोई कीड़ा फंस गया हो। जितना वो ऊपर चढ़ता गया, हुआ इतनी ही भारी होती गई, जिसमें लोहे और सड़न की बो फैली हुई थी। दोपहर तक वो उसे देख चुका था, वो मकान। ये घर ढलवान पर ऐसी हालत में खड़ा था कि जैसे पहाड़ी उसे धकेल रही हो। सिया लकड़ियां टूटी हुई पसलियों जैसी बाहर निकली हुई थीं। खिड़कियां खिली थीं और पर्दे भी नहीं थे, बस सिया हल्के जैसे खाली आंखें नजर आ रही थीं। छत कहीं कहीं धंसी हुई थी, मगर इतनी नहीं कि ये वीरान लगे। जब एलियास करीब पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। न हुआ के बाइस, न उसके हाथ से, जैसे वो इसका इंतजार कर रहा हो। अंदर दाखिल होते ही हुआ थोड़ी सर्द हो गई। हर तरफ मोटी गर्द की तह थी, मगर कोनों में मारजाले नहीं थे। ये मकान बसा हुआ महसूस होता था, या फिर इससे भी बुरा किसी के कब्जे में था। उसने अपना सामान एक कमरे में रखा जो शायद कभी बैठक हुआ करता था। चूल्हे में राख भरी हुई थी, हालांकि बाहर आते हुए इसने धुआं नहीं देखा था। दीवारों पर नक्शे और नोटिस चिपके हुए थे, मगर वो उसके नहीं थे। पुराने थे, कांपते हाथों से बनाए गए। कुछ अधूरे थे और बास पर दीवानावार स्याही से लकीरें खींची गई थीं। सबके हाशियों पर एक ही जुमला लिखा हुआ था, ये मकान अपना नक्शा खुद बनाता है। इलियास ने गुरूब आफताब के वक्त अपनी लालटेन रोशन की। बाहर जंगल यूं महसूस हो रहा था जैसे वो खिड़कियों पर दबाव डाल रहा हो। शाखें शीशों से टकराती हुई अंदर आने की दरख्वास्त कर रही थी। वो घर के खाके बनाने की कोशिश करता रहा, चलते चलते कमरों के नक्शे बनाता रहा, लेकिन राहदारी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जिस राहदारी को इसने 5 कदम लंबी निशान जद किया था, दोबारा चलने पर वो 12 कदम की निकल रही थी। एक सीढ़ी जो पहले सिर्फ एक समत जाती थी, अब 2 तरफ बच चुकी थी। कमरे अपने आप को दाहरा कर रहे थे, फर्नीचर अपनी जगह तब्दील कर रहा था। रात के गुजरने तक इलियास को यकीन नहीं रहा कि इसने अपना सामान कहां रखा था। सरगोशियां आधी रात के करीब शुरू हुई। शुरू में तो कोई अल्फाज नहीं थे, बस एक सरगोशी की सी सरसराहट थी, जैसे स्याही पानी में फैल रही हो। फिर धीरे धीरे एक आवाज उभरी, नक्शा मुकम्मल करो। लालटेन की रोशनी झलमलाई। दीवार पर मौजूद साए उल्टी समत में झुकने लगे, रोशनी की तरफ बढ़ते हुए।
इलियास ने अपनी कमर ठंडी दीवार से लगा ली और खुद को समझाने लगा कि वो सिर्फ थका हुआ है, बस वहम देख रहा है। फिर अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ और उसे एहसास हुआ कि वो अब बैठक में मौजूद नहीं था। घर चाहता था कि वो उसे नक्शे पर लाए। अब वो ये समझ चुका था, हर राहदारी में तब्दीली, हर मुड़ती हुई सीढ़ी और घर अपनी शक्ल तब्दील कर रहा था, इससे कह रहा था कि वो इसका पीछा करे। इसका हाथ बुखार ज़दा जल्दी से कागज पर चलता रहा। जैसे ही नई राह सामने आती, वो उसे बेना देता। कभी कभी तो स्याही खुद ही बहना शुरू हो जाती, ऐसी लकीरें बनाती जो उसने नहीं खींची। कभी कभी कागज इसकी उंगलियों के नीचे धड़कता, जैसे घर की रगें इसमें धड़क रही हों। और कभी खुदा इस पर रहम करे, दीवारें इतनी करीब झक आती कि वो अंदर से कलमों की खड़खड़ाहट सुन सकता। दर्जनों हाथ लकड़ी के अंदर से इसके साथ साथ नक्शा बना रहे थे। दूसरी रात तक इलियास ने बाहर निकलने की कोशिश छोड़ दी थी। घर इसके पीछे के रास्ते मिटा देता, वो दरवाजे बंद कर देता जो कभी बाहर की तरफ खुलते थे। खिड़कियां आईनों में बदल जाती जो सिर्फ इसका अपना जर्द खोखला चेहरा दिखाती। अब वो समतों का हिसाब नहीं रखता था। यहां शुमाल का कोई वजूद नहीं था, सिर्फ एक ही रास्ता था, गहराई की तरफ। भूख उसके अंदर धीरे धीरे इसको कचोके लगा रही थी। उसने इश्बुरी से कुछ नहीं खाया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कमजोर नहीं हो रहा था। इसका जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे पुराने कागज को आग के करीब रखकर पतला कर दिया गया हो, मगर इसका हाथ लिखते रहने में थकता नहीं था। तीसरी रात उसे एक और कमरा मिला जो मुख्तलिफ नक्शों से भरा हुआ था। ये नक्शे नए और खास थे। उसने एक खत पहचाना, वो इसका अपना था। इसकी डायरी के सफ़हात हर्फ बा हर्फ नकल किए हुए दीवारों पर चिपके हुए थे। कुछ में वो चीजें भी थीं जो उसने अभी तक लिखी या देखी नहीं थीं, सीढ़ियां जो वो अभी चढ़ने वाला था, कमरे जिनमें वो अभी दाखिल नहीं हुआ था। एक खाके में वो खुद को देखा, लालटेन थामे, बिल्कुल इसी हालत में जैसे वो अभी खड़ा था। उसने अचानक सर घुमाया और लालटेन को बुलंद किया। दरवाजा खाली था, लेकिन कागज पर बना हुआ इसका अक्स, वो तस्वीर वाला आदमी अपना सर मोड़कर पीछे देख रहा था। चौथी रात तक इलियास ने ऐसे कदमों की आहट महसूस करना शुरू कर दी जो उसके नहीं थे। हल्के, नपे तले कदम जो हमेशा उसकी नजरों से कुछ फासले पर चल रहे थे। जब वो अचानक मुड़ता तो झलक नजर आती और कागज से बनी हुई शक्लें, इंसान की तरह मगर चेहरे से खाली, जो दीवारों से उभरते हुए बाहर आ रहे थे। वो चुपचाप चलते, किनारों की जानिब मुड़ते, उनके आज़ा कागज की तरह शिकन आए हुए थे। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सियाही बहती जा रही थी। एक इनमें से करीब लाइब्रेरी में आया। उसने हाथ बढ़ाया। इसकी उंगलियां इलियास के बाजू को छू गईं और वहां गीली सियाही के धब्बे छोड़ गए। इसकी जिल्द पर जलने का एहसास होने लगा। लिखो, उसने सरगोशी की, मगर उसका मुंह कभी ना हिला, वरना लिखे जाओगे। इलियास भाग निकला, लेकिन राहदारियों ने खुद को लंबा कर लिया। हर दरवाजा इसको मजीद अंदर ले जा रहा था। इसकी लालटेन झलमलाई और मध्यम रोशनी में उसने देखा कि इसके बनाए नक्शे खुद ही बदल रहे हैं। नई राहदारियों की लकीरें उभर रही थीं जो उसने कभी ना खींची थी, और एक सिरे पर इसका अपना नाम लिखा हुआ था, एक ऐसे दरवाजे पर जो पहले कभी मौजूद न था। सातवें दिन, अगरचे इलियास को यह भी मालूम नहीं था कि कितना वक्त गुजर चुका है, वो लड़खड़ाता हुआ एक बड़े कमरे में दाखिल हुआ। दीवारें सफ़ों से इस तरह ढकी हुई थीं कि जैसे एक दूसरे पर मछली की खाल की मानिंद जिमी हुई हो। कमरे में सियाही और नमी की बो फैली हुई थी। कमरे के बीच में एक मेज थी जिस पर सिर्फ एक किताब रखी हुई थी जो सिया चमड़े में बंधी हुई थी। इसके तमाम सफ़हात खाली थे, सिवाय एक उन्वान के जो ऊपर लिखा हुआ था, दी टर्नर मैन्यूस्क्रिप्ट। एक अचानक सर्द यकीन ने इलियास को जकड़ लिया, ये किताब सिर्फ इसके लिए ही थी। जब इसने कलम उठाया तो जैसे मकान ने गहरी सांस ली। दीवारें लरज अल्फाट है, नक्शे कांपने लगे।
कुछ खोखले वजूद कमरे की दीवारों पर आकर जमा हो गए। उनके बेचेहरा सरों ने एक साथ झुककर उसे घेर लिया। पहले अल्फाज उसकी मर्जी के खिलाफ कागज पर उभरने लगे। मैं ब्लैक थॉर्नहल में एक बेवकूफ़ी के मिशन पर आया था और अब मैं यहां से जा नहीं सकता। ये मकान जो ले लेता है वापस नहीं करता। सियाही सफ़े में जलती हुई पैवस्त हो गई और हल्का सा धुआं अलिफाटेने लगा। उसने रुकने की कोशिश की, लेकिन कलम ने इसे घसीट लिया। हर लफ्ज़ उसकी जिल्द पर भी नक्श हो रहा था। जब इसने अपने बाजू पर नजर डाली तो उसकी रगें सियाह हो रही थीं। सियाही इसके जिस्म में फैल रही थी। इसकी खाल सुकड़कर कागज की मानिंद खुरदरी और बेरंग होती जा रही थी। इसकी सांसें खुश्क थीं, जैसे कोई कागज तय हो रहा हो। खोखले वजूद और करीबी चीजें झक गए, बस मुंतजिर थे। जब इशबुरी के गांव वालों ने चंद हफ्तों बाद पहाड़ी पर कदमों की आवाज सुनी तो कोई भी पीछे जाने की हिम्मत नहीं कर सका। 1 महीने बाद सराय पर एक नया खत आया। इसकी सियाही मध्यम और कपकपाती हुई थी। ब्लैक थॉर्नहल का नक्शा मत बनाना। ये मकान किसी भी कीमत पर जाना नहीं चाहता। सफ़े के नीचे एक हाथ का निशान दबा हुआ था, लेकिन यह पुराना निशान नहीं था, ये इलियास टर्नर का था।